nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical when kept together by force. We are joined by esteemed guests in our studios today. We got Ajay Pathak ji from the Bharatiya Janata Party. Pathak sahab, welcome to the show. Namaskar. जी नमस्कार Namaskar. Nizamuddin वंदे Rain. मातरम। Nizamuddin Rain sahab from the Indian National Congress. Rain sahab, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार। And we got Mukesh Gandhi sahab from the NCP Ajit Pawar group. Mukesh Gandhi sahab, welcome to the show. नमस्कार And we got B.N. Kumar, a very senior journalist and independent political observer. Ajay Pathak साहब आपसे शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि we need to examine the validity of Places of Worship Act. Places of Worship Act के validity 1991 के validity को अपहोल्ड करना पड़ेगा। सेंटर को टाइम दिया है 4 weeks का, आप रिस्पॉन्ड करें। Examine the validity of Places of Worship Act because काशी मथुरा केसेस पेंडिंग है, संबल का पेंडिंग है, अजमेर का नया पिटिशन लोअर कोर्ट्स के सामने आया है। संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस ने कहा कि लोअर कोर्ट्स ने बहुत सारे एंटरटेन किए, बट लेट अस एग्जामिन चीफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या इस चीज को कैसे देखते हो अजय पाठक साहब? बिकॉज पूरे देश में एक माहौल चला है राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद। नहीं देखिए, ये सब चीजें तो कोर्ट के अंदर है। कोर्ट क्या फैसला देता है उसको पूरे देश को मानना पड़ेगा। कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट तो कोर्ट है। कोर्ट जो करेगा उसको सबको मानना ही पड़ेगा और इस देश की जनता उसको मानती ही है। कुछ लोग हैं जो कोर्ट के हर सवाल पे, हर वर्डिक्ट पे कुछ न कुछ सवाल उनके वो उठाते रहते हैं। उनका काम ही है ये करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कोर्ट जो कह रहा है वो अक्षरशः सत्य है। हम कोर्ट को चैलेंज करने का काम नहीं करते। लेकिन जो वर्शिप एक्ट का मामला है, वर्शिप एक्ट के मामले में भारत सरकार को जो 4 वीक का समय दिया गया, भारत सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी। वो देने के लिए बाध्य भी और देगी भी, तो वो देने के लिए तैयार भी है। देखिए, वर्शिप एक्ट जो है 1947, आप पीछे जाएंगे तो 1947 से ला दिया, तो उसको लागू कर दिया। 1947 में तो हमारा संविधान भी नहीं बना था, तब से उन्होंने इसको लागू कर दिया। लेकिन ठीक है, कोर्ट कुछ भी करने के ये क्या, कोर्ट ने जो बोला है उसको सरकार देखेगी और उस पर क्या सरकार को अपना पक्ष रखना है सरकार रखेगी। जहां तक आपको लग रहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक एक्ट है जो बीजेपी बेसिकली कहता है कि तुष्टीकरण का राजनीति, क्या अब भी कायम है कि वो तुष्टीकरण का राजनीति था? पाठक साहब, वो तो 1000% तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ले आई है। 1000% तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस का काम ही तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस इसीलिए ये एक्ट ही लेकर के आई। कांग्रेस ये चाहती थी कि इस देश में जो बहुसंख्यक है उनका जो हक छीना गया है उनको कभी मिल ही ना पाए, इसलिए कांग्रेस ने ये सारी चीजें लेकर के आई। कांग्रेस करती इसी तरह की चीजें है। अब वही नहीं, कांग्रेस ने देखिए ना कि कांग्रेस शुरू से ही एक विशेष समुदाय के पक्ष में ही सब कुछ करना चाहती है और खड़ी रहती है। आज भी वही है। उनका तो नारा ही है ना कि 20% हमारा, 80% में बंटवारा। कांग्रेस का तो थिंक यही है। कांग्रेस इसी बेस पे चलती है, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के गर्भ से जन्मी हुई पार्टी है। तो जो अंग्रेजों ने किया, आज तक उन्होंने कांग्रेस नाम नहीं छोड़ पाए ना। जो एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी, उसी अंग्रेजों की पार्टी, उन्हीं की नीतियों पे चलने वाली कांग्रेस है। और वही तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ करती है कि 20% हमारा, 80% पे बंटवारा। इसी बेस पे चलते हैं। इसीलिए उन्होंने एक विशेष समुदाय को इतनी ताकत देने की कोशिश की। लेकिन ये अब धीरे धीरे 2014 के बाद से ये समाप्त हो रहे हैं और आने वाले समय में जिनको इन्होंने खड़ा किया वो भी समझ गए कि ये हमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए सारी चीजें की है। इससे हमारी तरक्की रुक गई, इससे हमारी प्रोग्रेस रुक गई, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन नहीं बन पाए। हमको तो इस देश में वोट बैंक बना करके ये कांग्रेस ने छोड़ दिया, बाकी कुछ करने ही नहीं दिया। अब वो भी धीरे
धीरे समझ रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ, जगह जगह जहां चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस को लोग नकारते जा रहे हैं। प्रदीप जी, Well, yes, I'll come to Nizamuddin Saab. Nizamuddin Ryan Saab, Indian National Congress. Ryan Saab, धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, पिलर्स ऑफ सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए निजामुद्दीन जी वो एक्ट आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका वैलिडिटी हम एक्सप्लोर करेंगे। सेंटर को 4 वीक्स का टाइम दिया कि आप रिस्पॉन्ड करें, और तब तक लोअर कोर्ट को कहा कि आप कोई भी पिटीशन आप रिसीव नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां इस चीज जो मंदिर मस्जिद वाले इश्यू हो। तो इस तो कैसे देखते हो निजामुद्दीन जी, हाउ डू यू थिंक? अंग्रेजों के दलाल उनके तलवे चाटने वाले ये बात करें अगर कि अंग्रेजों के लिए कांग्रेस गुलामी कर रही थी, तो इससे शर्म की बात क्या होगी? अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये मुल्क में ये दलाली करके बेच चुके होते। ये अरे दलाल तो तुम लोग हो, अंग्रेजों की दलाली करने वाला नेहरू था। नेहरू अंग्रेजों की दलाली करता था, इंदिरा करती थी, अभी सोनिया गांधी कर रही है उसी अंग्रेजों की दलाली। उसी अंग्रेजों की दलाली सोनिया गांधी कर रही है, उसी अंग्रेजों की दलाली नेहरू किया, उसी अंग्रेजों की दलाली राजीव किया, उसी अंग्रेजों की दलाली तुम कर रहे हो, तुम्हारी जाति कर रही है, तुम्हारे लोग कर रहे हैं। उसी अंग्रेजों के चाटुकार, उसी अंग्रेजों के पेट से पैदा हुए हो, उसी अंग्रेजों के पेट से तुम दलाल पैदा हुए हो। आज भी जॉर्ज सोरेस के तल में चल रही है, उसी सोनिया गांधी जॉर्ज सोरेस के फाउंडेशन में अध्यक्ष बनी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है सोनिया गांधी। ये अंग्रेजों के दलाल, देश को बंटवारा करने वाले, ये देश तोड़ने वाले देशद्रोही यहाँ आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सुन लीजिए या डिबेट छोड़ दीजिए। अगर आप अरे मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। जॉर्ज सोरेस के तलवे चाटने वाले तुम डिबेट छोड़ के भागो। आप भगोड़े। अरे क्यों भागेंगे? भागने वाले तो तुम लोग हो। अंग्रेजों के डर से कौन सा गांधी परिवार का व्यक्ति जेल गया था? नेहरू ने तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया। नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया था। सिर्फ और सिर्फ आपके लोग दलाली करते रहे। पाठक जी जरा तो सुन लेते निजामुद्दीन जी क्या बोला। निजामुद्दीन जी जरा माउंटबेटन का दलाल आपके यहाँ पैदा माउंटबेटन के तलवे चाटने वाले, अभी जॉर्ज सोरेस के तलवे चाटने वाली सोनिया गांधी यहाँ दलाली की बात करेंगे। दलाली करना ही जॉर्ज सोरेस के तलवे चाटने वाली सोनिया गांधी यहाँ दलाली की बात करेंगे। आपसे पूछता हूँ कौन राहुल गांधी क्या करके जॉर्ज सोरेस के तलवे चाटा? कौन लड़ने गया था अंग्रेजों से? आपके लोग तब भी अंग्रेजों की तलवे चाट रहे थे, आज भी वही अरे कर रहे हैं। नेहरू तलवे चाटता था, बर्दाश्त करिए। नेहरू तलवे चाटा, नेहरू। मैं मुकेश गांधी साहब तलवे तो आज ये नौबत नहीं आती। मुकेश गांधी जी आज संसद में जो नेहरू ने किसकी कसम खाई थी? मुकेश गांधी जी नहीं हुए थे, किसकी कसम खा के? भारत माता की कसम खाए थे, उन्हीं अंग्रेजों की कसम खा के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है उसी नेहरू ने किसकी खाई थी? सरकारों के यहाँ आज भी पेंडिंग मुकेश गांधी जी कांग्रेस, जब गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस समाप्त कर दी जाए तो नेहरू तलवे चाटने वाला कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। की हिम्मत है तो संसद में बहस कराए ना। संसद छोड़ अरे के मुद्दे पे बहस करो, आपके नेता भाग दलाली करते हो उस पे बहस करेगा। संसद छोड़ के भाग रहे। अरे संसद से भाग रहे हो, संसद से तो भाग रहे हो। दलाली हमेशा खाया। अरे दलालों
आप अडानी को बचाने के लिए इस देश को ये गुमराह जा नहीं करके कर अमेरिका में सकते। आप डीप सम्मान स्टेट को के चलिए। चक्कर में पड़ अडानी करके को आज नहीं इस तो देश कल को जेल स्थिर जाना ही करने है। वाले ये अडानी दुश्मन के समय चाइनीज निजामुद्दीन जी, घुसने वाले निजामुद्दीन जी मुकेश गांधी जी के पास जाते हैं तो निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी, देश की बातें करेंगे। निजामुद्दीन जी मुकेश गांधी से पूछ लेते। बहस कराओ। निजामुद्दीन जी शांति, मुकेश गांधी जी, मुकेश गांधी जी, पाठक जी, पाठक जी, अजय पाठक जी, निजामुद्दीन जी जरा मुकेश गांधी का सुनते हैं। निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी मुकेश गांधी का सुनते हैं। संविधान के तहत बहस करता है। मुकेश गांधी जी, मुकेश गांधी जी, उसी संविधान के तहत बहस हो रही है। मुकेश गांधी जी, गांधी फैमिली भाग रही है। मुकेश गांधी जी आइए। मुकेश गांधी जी, नहीं गए तो अच्छे मुकेश गांधी जी, भाग रही है। आप आज चीफ चीफ जस्टिस, इन दलालों को पता है तुम क्या होने वाला है। तभी उसका बाल नेहरू खानदान दलाली किया है। निजामुद्दीन जी सुन लिया आपका। निजामुद्दीन जी, पहले अंग्रेजों की दलाली किया, अब चाइनीज एजेंट है सब। निजामुद्दीन जी जरा रुकिए। ओके, ये दलाल है। सामने है मुकेश, सारा ऑन द रिकॉर्ड है। कोई हम अपने निजामुद्दीन जी सुन लिया आपका। ये सारा निजामुद्दीन जी आपका सुन लिया तो रुकिए। मुकेश गांधी जी से पूछते। मुकेश गांधी जी, मुकेश, उन्होंने समझौता किया। इंजीनियरिंग गेट मी एंड मुकेश गांधी जी ऑन द फ्रेम प्लीज। ओनली मी एंड मुकेश गांधी। इंजीनियरिंग बर्बाद करने का एजेंडा साइन करके आई। प्लीज गेट मुकेश गांधी जी एंड ऑन द फ्रेम। सोनिया गांधी उसको सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स को क्या डॉक्यूमेंट साइन निजामुद्दीन जी रुकिए। मुकेश गांधी जी, मुकेश गांधी जी बोलिए इस चीज को कैसे देखते हो आप? चीफ जस्टिस पाकिस्तान गए थे। संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हम वैलिडेट करेंगे। सरकार को 4 वीक का टाइम दिया। मुकेश गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब बोलिए। अभी हाँ जी प्रदीप जी, अभी हमारा भारत देश एक ऐसी परिस्थिति में से पसार हो रहा है, एक ऐसी पोजीशन यहाँ देश में चल रही है अभी, और इतनी प्रभावी परिस्थिति है कि जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और उसकी मां और सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक देशद्रोही के रूप में आज लोगों की नजरों में बैठ गए हैं। लोगों को पता चल गया है कि ये देश, नहीं बीच में मत बोलो, बीच में मत अरे बोलो। दोनों देशद्रोही है, देशद्रोही है सोनिया गांधी। इंजीनियरिंग गेट मी एंड मुकेश गांधी जी ऑन द फ्रेम प्लीज। सारे बीजेपी के लोग हैं। आप कैसे किसी को देशद्रोही कह सकते हैं? कल तक आपका नेता तलवे चाट रहा था वहां कांग्रेस के। अरे जॉर्ज सोरेस की दलाली करने वाले देशद्रोही नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? सोनिया गांधी क्यों नहीं संसद में खड़े होकर जवाब दे रही है कि वो जॉर्ज सोरेस के फाउंडेशन में उपाध्यक्ष है या नहीं है? जॉर्ज सोरेस जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है, उसके संस्था में उपाध्यक्ष है कि नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट है कि नहीं है सोनिया गांधी? सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट है कि नहीं है जॉर्ज सोरेस के संस्था में? देखिए, आप ये चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वाले सब आज आप जितनी भी चैनल पे देखो ना, तो ये जैसे लाउड बोल रहा है ना, ऐसे सभी लोग ऐसा लाउड ही बोल रहे हैं। ये देखो, जिसका गांधी जी बोलिए, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है ना, वो ऐसे यूनियन लीडर के माफी भोंकता रहता है। गांधी जी, ये भोंकने वाले लीडर है ये। अरे सर, देशद्रोही है वो, आने वाला समय प्रूव करेगा। आप वेट एंड वॉच। देशद्रोही है, उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि नेहरू से किसको प्रधानमंत्री। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे निजाम साहब, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कैसे आप कह सकते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है? अरे कैसे कह सकते हो? निजाम साहब, चोर हो, डाकू हो, जिसको प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हो कि 70,000 करोड़ का लुटेरा है, तो उसको उसका नेता कैसे कहेगा राहुल गांधी जो है देशद्रोही है? निजाम साहब, कैसे कह सकते हो? निजाम साहब एक सेकंड। अजय पाठक जी नमस्कार।
देश मैं माफी चाहता हूं, जरा लेट आया। मेरा स्टेटमेंट मुकेश गांधी साहब, He was speaking मैंने freely. ऐसा कहा I know, I know, he was कि ये speaking. बातें सब प्रूव होगी तो वो देशद्रोही के रूप में लोगों के सामने आएंगे। अरे मुकेश अगर वो गांधी नहीं साहब, आए, एक सेकंड। नहीं आए तो अच्छी बात है। मुकेश अच्छी गांधी बात साहब, है एक ना। सेकंड। वी हैव सम वेरी गुड न्यूज। कैसे कैसे अरे निजामुद्दीन रहीम साहब, मैं एक बहुत जबरदस्त जानकारी मैं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देशद्रोही का मुकेश कोई आरोप गांधी करने साहब। की लायकात नहीं Mr. रखता हूं Please सर। worship back. I know, I know. आज मुकेश जो- गांधी साहब। जो टीवी पे न्यूज आ रहा है, मुकेश गांधी और जो साहब। रिपोर्ट आ रही है डिबेट के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है सर, उसके अंदर से मैं ये कह रहा हूं कि एक माहौल ऐसा खड़ा रहा है कि हमारा ऑपोजिशन एक स्ट्रांग होना चाहिए, पर जी। उसकी जगह उसका सोरोस कनेक्शंस और ये सारी बातें आकर के लोगों के मन में एक छवि हो रही है कि सर, क्या ये राहुल गांधी मुकेश गांधी और साहब। सोनिया गांधी देशद्रोही है। मुकेश ये गांधी प्रश्न साहब, कर may रहा हूं। I मैं जवाब ask नहीं you दे a रहा हूं। question? May I ask you a question, sir? मुकेश गांधी साहब, हाँ, please, This is please, राजीव please, बजाज welcome. speaking. सर, एक छोटी सी जानकारी सबसे पहले, छोटी सी नहीं है। अजय पाठक जी, आपको जी। आवाज आ रही है मेरी? निजामुद्दीन रहीम साहब, आपको आवाज आ रही है? यस सर। जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड चेस चैंपियन एक हिंदुस्तानी बन गया है, यानी गुकेश डोमाराजू at the age of 18 has become the youngest world chess champion in history. आज तक कभी कोई 18 साल का बच्चा 18 साल का बच्चा वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है सर, वर्ल्ड चेस चैंपियन। कैन यू बिलीव इट? ही इज इन द प्लेस ऑफ Anatoly Karpov, Viktor Korchnoi, Bobby Fischer and people like that. Vishwanathan. Hey, this is amazing. This is absolutely amazing. लेकिन मुकेश गांधी साहब और अजय पाठक साहब, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस आज की तारीख में, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं सर, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, 30,000 से ज्यादा संस्थाओं को पिछले 20 साल से फंड कर रहे हैं। उसमें कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें जयशंकर साहब के बेटे भी हैं, जिसमें ऐसे 2-3 और लोग भी हैं। सर, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो मैं आप दोनों महानुभावों से जानना चाहता हूं, तो अभी तक उसकी संस्था को बंद क्यों नहीं किया आपने? FCRA के तहत वो जो पैसा यहां भेज रहा है किसानों की संस्थाओं को, अलग अलग संस्थाओं को, वो पैसा बंद क्यों नहीं हुआ? और उसके खिलाफ एक वारंट क्यों नहीं इश्यू हुआ? ये कौन जवाब देगा? मुकेश गांधी साहब, पहले आप बताएं। 23 साल इनकी सरकारें रही हैं, 23 साल। सर प्लीज बताइए ना, इनकी why has George Soros not been arrested, or at least a warrant issued against him, or at least all the funding which is coming from George Soros's various agencies, why has it not been stopped by the government of Sir. India? Sir, सर, इसमें राजीव जी। जयशंकर के लड़के का नाम नहीं है। सर, 30,000 इंफॉर्मेशन सही सर, नहीं है। 30,000 क्योंकि संस्थाएं। एक टीवी डिबेट में एक एंकर ने ऐसी बात की थी, सर, 30,000 उसके सामने गवर्नमेंट ऑफिसरों ने उनको डीएनआई किया हुआ है। Sir, I would like to know from you why. Okay, ठीक है, नहीं होंगे। भी नहीं है। अरे नहीं होंगे सर, लेकिन 30,000 संस्थाओं को जॉर्ज सोरोस फंड कर रहे हैं हिंदुस्तान में पिछले 25 साल से। सर 10 साल से राजीव आपकी जी, सरकार है, बंद करिए उसको। एक भी जवाब देने, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब दे। बोलिए। देखिए, 30,000 संस्थाओं को दे रहे हैं। 30,000, तो आज से 30,000 नहीं। अरे आज 30,000 साहब, ऐसा है जी। कि सोरोस नहीं, हमारे देश में तो पहले से हमको पता है कि फॉरेन से, यूएई से और इमिरात से, सब जगह से हमारे यहाँ एनजीओ लोग खोलते हैं और उनको फंडिंग आती है, और अलग अलग पर्पस में सोशल वर्क की जगह, लोगों के अपलिफ्टमेंट की जगह पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का काम ये एनजीओ कर रहे So हैं। what is the government और doing? सचमुच कांग्रेस से लेकर के बीजेपी तक की सबकी जिम्मेदारी है, इसमें बीजेपी की भी जिम्मेदारी है कि इनको एक्सपोज करना चाहिए। अब बीजेपी के अंक पे आ गया सोरोस, तो अभी उनको एक्सपोज करना शुरू किया, पर यह काम राजीव जी आपने जो कहा वो पहले से बीजेपी को एक्सपोज सर बैन करने का करिए, काम करना चाहिए सर था। ऐसी कोई संस्था और बैन करिए इनके ना। इतना सरकार आपके हाथ में है, साइबर तंत्र आपके हाथ में है। हाँ, पाठक साहब आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए।
पाठक साहब प्लीज। जी, मैं ये बोल रहा हूं, जी इसी के तहत जी। इस देश में 3.5 लाख से ज्यादा एनजीओ बैन की गई है पिछले 10 सालों में। 3.5 लाख से ज्यादा एनजीओ को बैन किया गया कि जो हर चीज में ये डीप स्टेट से आने वाले फंडिंग के थ्रू ही थी। इसमें बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी एनजीओ ऐसी भी हैं जो जांच सुरेश चलाता था। कुछ एजेंसी हैं जिनकी कुछ एनजीओ ऐसी हैं जिनकी जांच चल रही है। उसी जांच के थ्रू ये सारा मामला निकल करके आया। आज तक किसी को पता नहीं था कि उसमें गांधी परिवार के लोग भी उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब वो जांच चली, 4-5 साल जांच चली है, उसके सारी चीजें आई है, उस पर संसद में चर्चा होगी, वो सारी चीजें निकल करके सामने आएगी, वो पब्लिक के सामने आएगी कि कौन कौन लोग किस किस मद में कहां कहां फंडिंग उसका लिया गया और कहां उसके पूरे डॉक्यूमेंट। चिंता मत करिए, जिन लोगों ने भी इस देश के साथ प्रॉब्लम खड़ा करने की कोशिश की और सबकी चल रही है और सबका एक समय है, उसमें सब चीज निकल करके आएगी। इसीलिए तो इस राहुल गांधी जैसे लोगों को, कांग्रेस जैसे लोगों को, विपक्ष के लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, भारत को प्रॉब्लम में खड़ा करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कारण है, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था इस दुनिया में बनने जा रहा है। इसलिए दुनिया की ताकतें, जो बड़ी ताकतें हैं, वे चाहते हैं कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था ना बन पाए, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से नीचे आए। इसलिए आप देखिए, संसद सत्र जब भी चालू होता है, पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड है, 2019 अगस्त से लेकर के और आज तक जब भी संसद सत्र चालू हुआ, उसके पहले कुछ न कुछ चीजें गांधी परिवार निकाल करके ले आता है और संसद को चलने नहीं देना चाहता। कोई न कोई चीज निकाल करके ले आता है। दूसरी चीज, आप इस देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो अदर चीजें हो, या ये सब चीजें कांग्रेस अपनी मनमर्जी से नहीं कर रही है। ये सब चीजें कांग्रेस से करवाया जा रहा है। कांग्रेस से एक चीज पूछिए ना, ये जो चाइना के साथ डॉक्यूमेंट साइन करके आए, माँ बेटी जो गए थे, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? सर, हमने क्या डॉक्यूमेंट चाइना से साइन किया था? सर, क्या एग्रीमेंट चाइना से करके आए हैं? अजय पाठक जी, एग्रीमेंट को, अजय पाठक जी, वो दरवाजा मत खोलिए। अजय पाठक जी, उधर मत जाइए, मैं बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, उधर मत जाइए प्लीज। आप अगर उधर जाते हैं तो बहुत बड़ा भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। सर छोड़ दीजिए, भारत सरकार के पास है ना, सरकार कर दे। सर सरकार को फिर लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। करके आई है, जो माँ बेटे करके आए हैं चाइना के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और फिर आप मेरे बीच में बोल रहे हैं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। बीच में मत बोले, जब आपकी बारी आएगी तो जवाब देना। राजीव जी, उनको बोलने दीजिए। सोनिया गांधी जॉर्ज सोरेस के संसदा में वाइस प्रेसिडेंट है या नहीं है? है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसका जवाब दे कि नहीं है तो उसको स्वीकार करें कि हम हैं उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट। है तो कब से है और क्यों है? जो चुनाव 2022-24 चुनाव के पहले जो जॉर्ज सोरेस कहता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, $1 बिलियन मैं खर्च करूंगा इस सरकार को डीएस्टेब्लिश करने के लिए, उस संस्था में सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट क्यों है? सेठी इनके भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आता है? क्यों उसने फंडिंग की? इनको उसको ले आना चाहिए। और ये हमेशा संसद सत्र चालू होने के पहले, संसद सत्र चालू होने के पहले जॉर्ज सोरेस को अमेरिका में एक उसने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा कि पार्लियामेंट के अंदर अडानी का मुद्दा उठने वाला है। ये जॉर्ज सोरेस को कैसे पता था
कि ये पार्लियामेंट के अंदर उठने वाला है। ये जॉर्ज सोरोस को कैसे पता था? आखिर ये मिली भगत गांधी फैमिली जॉर्ज सोरोस के साथ क्यों जुड़ रही है? सर आप अडानी को तो जब भी अजय पाठक जी, अरे निजामुद्दीन साहब एक सेकंड, अरे निजामुद्दीन साहब कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। अदानी की दलाली कर रही, निजामुद्दीन साहब एक मिनट, अरे निजामुद्दीन साहब, जॉर्ज सोरोस के आप दलाली की बात करने कर रहे वाले हैं। लोग अडानी के लिए अपने देश का उद्योग को बर्दाश्त नहीं है। अजय पाठक जी, अजय पाठक जी, तो जब भी अडानी की बात आती है तो आप जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं। अरे निजाम साहब एक सेकंड, निजाम साहब एक मिनट रुकिए, पैदा हो, निजाम साहब एक दलाली मिनट, करके ही जीवित है। निजाम साहब, अरे गांधी मैं बहुत फैमिली है, महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। नेहरू दलाली किया, सोनिया दलाली की, सोनिया गांधी ने अभी भी दलाली कर रही है, सोनिया गांधी ने अभी भी दलाली कर रही है, काटने पर भी और नहीं मिलने राहुल वाला गांधी दलाल नहीं है। दलाली शब्द आपको शोभा सर देता सरकार है, किसकी है? क्योंकि आप अरे अडानी दलाल की दलाली गांधी करते फैमिली हैं। है। अजय पाठक जी, सरकार आपके किसकी है? प्रधानमंत्री हो, आपके दूसरे मंत्री हो, निजाम साहब क्या आपकी सरकार है? हमारी है, इसीलिए तो माँ बेटे जमानत पे निजामुद्दीन है। रहीम साहब, हमारी सरकार निजामुद्दीन रहीम साहब क्या आपकी सरकार है? निजामुद्दीन रहीम साहब प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी से हैं। इसीलिए सरकार, निजामुद्दीन रहीम साहब, कोई हाथ नहीं लगाने वाला था, Gentlemen, इसीलिए time out. फैमिली Time out, gentlemen. Gentlemen, this is not the way to conduct the debate. Gentlemen, I will not allow this, please. Please, एक मिनट, चिंता मत करो। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। अजय पाठक जी, आपने जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत कुछ कहा, गांधी फैमिली के बारे में बहुत कुछ कहा। हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस जब अडानी के बारे में बोलती है, हो सकता है बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है। अजय पाठक जी, आपकी सरकार है, थर्ड टर्म है आपकी। अभी तक आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर आपको यह लगता है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, कब गिरफ्तार कर रहे हैं, डेट बताइए। राजीव जी, वो दोनों जमानत पे है वहां बेटे। सर किसी और केस में? अरे मैं जमानत पे 86 केस में हूं। अरे सर मैं 86 केसेस में जमानत पर हूं। सर आई एम ऑन बेल इन 86 केसेस। सर शरद पवार जी का, सर जिनका बर्थडे आज है वो भी जमानत पर हैं, मोदी जी भी जमानत पर थे, अमित शाह जी भी जमानत पर थे। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो जमानत पर नहीं था। और उसको गुजरात से गुजरात बदर कर दिया, वो तो गुजरात बदर है। अरे गुजरात से निकाल, अरे चंद्रबाबू नायडू जी भी जमानत पर बाहर थे, तो आप बताइए कब अरेस्ट कर रहे हैं? वो भी तो जमानत पे है। किसको घुमाया था? कांग्रेस, अजय पाठक जी डेट बताइए। गांधी फैमिली जमानत पे है। अजय पाठक जी डेट बताइए। कुतवा लेंगे। राजीव अरेस्ट जी, कब कर रहे हैं? आदमी बीच में बोलेगा तो कैसे कोई जवाब निजामुद्दीन देगा? जी उनको बोलने तो दीजिए। बोलेंगे तो फिर अरे निजाम साहब उनको बोलने तो दीजिए। एक मिनट, मैंने कोई सवाल पूछा है, एटलीस्ट मुझको तो बोलने दीजिए ना सर। निजामुद्दीन रहीम साहब, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं आप मेरे, प्लीज। अजय पाठक जी, आप डेट बताइए ना। वो तो किसी और केस में जमानत पर हैं, नेशनल हेराल्ड वाले केस में। उसमें जॉर्ज सोरोस कहां से आ गया? नंबर एक, ये जॉर्ज सोरोस वाला जो केस है, सर पूरा सवाल सुन ले। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। जो एग्जैक्टली जो मुकेश गांधी साहब ने कहा कि अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंग में आ गया है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। सर व्हेन विल देयर बी कॉन्क्रीट एक्शन? यहां पे मैं आपको एक और बात बताता हूं, उस पर डाइवर्ट मत होइएगा, कम बैक टू द सेम सब्जेक्ट। इसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाती थी। रॉबर्ट वाड्रा, ये ईडी ने बुला लिया, उसने बुला लिया, उसने बुला लिया, आधे घंटे के लिए आदमी जेल में नहीं गया। बोलते थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने पता नहीं कितने लाखों करोड़ कमा लिए। इसी तरीके से आप आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। सर अरेस्ट कीजिए ना, गिरफ्तार कीजिए, वो देशद्रोही है। अब आप बोले प्लीज। राजीव जी बोलिए सर। आप चिंता मत करिए, इन दोनों माँ बेटे जो गांधी परिवार है, जेल जाने ही वाला है। ये जिस तरह का कुकृत्य करते हुए आ रहे हैं पिछले 20-25 सालों में, ये माँ बेटे जेल जाने ही वाले हैं। जेल के कगार पे ही खड़े हैं वो सारे। देखिए, जेल भेजने के लिए सारी चीजें होती है, और वो सारी चीजें हो रही है। संसद में बहस होगी, इनकी सारी चीजें निकल करके आएगी और ये देश के सामने एक्सपोज होंगे। और वो सारी चीजें जो इस देश के प्रति इन लोगों की नफरत है, वो देश ने देखा। तो आपने बोलिए
हो एक सर? तरह से बनवास 2014 तो से, कहने का मतलब ये हुआ 2014 से इनको एक तरह से इस देश की जनता ने बनवास प्रदीप दे जी, दिया है। निजामुद्दीन जी, ये मुझे जेल बोलिए, जाने निजामुद्दीन के जी, कगार सोनिया पे गांधी भी जी खड़े हैं। एक्टिव ये पॉलिटिक्स जो में नहीं देश है, के मगर प्रति इनकी को-फाउंडर कैसे नफरत है सोरोस? है, इन लोगों को सोरोस के को-फाउंडर कोई कैसे है देश का सोरोस राजा के कोई दूसरा नहीं एसोसिएशन बन में, जो सकता। ओके, आज फॉरम फॉर नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक जो राइट्स जो मद्रास है, नहीं है, सोनिया गांधी जॉर्ज वहां पर सोरेस के को-फाउंडर साथ कैसे है मिलकर निजामुद्दीन के जो जी? एक किए हैं, वो ओके, अजय पाठक जी, अजय इस पाठक जी, देश आपकी के बात आ सामने गई। आने वाला है। अजय पाठक जी, आपकी बात आ गई। यही अरे अजय पाठक जी, आपकी बात आ गई। पिछले 20 मिनट से बोल रहे हैं आप। राजीव जी सुनिए ना, सर 20 मिनट से तो आप ही को सुन रहा हूँ। राजीव जी सुनिए, जब जब फिर ये बीच में बोलने सर, लगे। आपको 20 मिनट से सुन रहा हूँ। जब ईडी अच्छा, आप ने उनको बोलने तो दे। दोनों माँ बेटे को जांच के लिए बुलाया था, तो आपने देखा ना कांग्रेसी किस तरह से रोड पे सर, लोग कोई बात खड़े नहीं, थे, क्या हो गया? किस तरह सर, से पार्टी मछली है, की तरह तड़प तो रहे क्या हो थे। गया? अभी उससे भी ज्यादा तड़पने वाले हैं। वेरी गुड। चिंता तो हम निजामुद्दीन जी, तो हम लोग देखेंगे। सोनिया जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सोरोस के संगठन में क्या करें? ओके, राइट पाठक जी, फाइन। पाठक जी, आपकी बात आ गई कि एक दिन, सर पाठक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, पाठक जी सवाल तो सुन ले। पाठक जी, अजय पाठक जी, अजय पाठक जी, माननीय सम्माननीय अजय पाठक जी, आप अगर बोलते रहेंगे तो किसी और को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। सर, आप सवाल पूछना चाहते हैं प्रदीप जी, निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन, अब आप बताएं। सोनिया जी हर चीज से रिटायर्ड है, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, मगर सोरोस के ये जो फाउंडेशन है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स, उसमें को फाउंडर को प्रेसिडेंट कैसे है, वहां पर क्यों एक्टिव है? वो कश्मीर के वो फाउंडेशन कह रहा कि कश्मीर इंडिया का नहीं है, कश्मीर के खिलाफ बात कर रही है फाउंडेशन। सुनिए आप, बोलिए सर, बोलिए। उसका क्लियरिफिकेशन कर दिया। मैं मुकेश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी की सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। 1-2 दिन की सरकार नहीं है, तीसरा टर्म है बीजेपी का। 5 साल जो है अटल जी की सरकार रही है, उससे पहले 15 महीने की सरकार रही है, उसके बीच में कांग्रेस की दूसरी सरकार नहीं रही है। 25 सालों तक सरकार रही है, तो ये 25 सालों में झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे 25 साल? मगर सोनिया जी क्या कर रहे हैं उस फाउंडेशन में? मैं आपको पूछ रहा हूँ निजामुद्दीन जी, सोनिया जी उस फाउंडेशन में को प्रेसिडेंट कैसे हैं? को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, अभी आप चुप रहिए। सोनिया गांधी पाठक जी इनको बोलने दो, अनफेयर। को प्रेसिडेंट कैसे है? सोनिया जी उस संगठन में कैसे है प्रेसिडेंट करके? प्रेसिडेंट कैसे संगठन? बिकॉज मुंबई देश में पॉलिटिक्स नहीं है, चलने वाले एनजीओ के थ्रू इस देश में लोग मदद करते हैं। विदेशी बहुत सारी संस्थाएं इस देश में गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए, किसानों के लिए, जो हमारे बहरे बच्चे आते हैं उनकी मशीन के लिए, ये सारा एनजीओ सरकार के माध्यम से चलाती है। सरकार का अपना उसके ऊपर ताकत होती है। जो एफसीआई का लाइसेंस मिलता है वो गृह मंत्रालय के अप्रूवल के बाद मिलता है। गृह मंत्रालय उसको अप्रूव्ड करता है। वही एक डिपार्टमेंट है फॉरेन का पैसा लाने का, एफसीआई का। ये मुकेश गांधी जी को ज्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकल इश्यूज को देखते हैं। और मैं पिछले 20 साल से मुकेश गांधी जी को जानता हूं कि वो जिस तरह से हमारे कमिश्नर यहाँ रहे हैं और दूसरी चीजें देखते रहे हैं, तो टेक्निकली आपको जो चीज इसकी जानकारी चाहिए आप मुकेश गांधी जी से ले लीजिए। सोरोस का वो संगठन कहता है कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है, 1 रुपया भी कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है। सोरोस का संगठन कह रहा है कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है, और सोनिया जी उसके फाउंडर है। 15 साल तो करंट सरकारें इनकी हैं, तो इनकी सरकारें कान में तेल डाल के सो रही हैं या उस बेईमानी का हिस्सा खा के खामोश बैठे हैं। जैसे इनके यहाँ दलाली की एक प्रथा है कि मेरे यहाँ दलाली का पैसा दे दो और मेरे वॉशिंग मशीन में घुस जाओ और बाहर निकलो, मैं तुमको बचा दूंगा। तो या तो ये सब दलाली खाते रहे अब तक, और उस दलाली के एवज में किसी पर कार्रवाई नहीं किया। और अगर दम है तो जैसा मुकेश गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा आज कि यह काम बीजेपी को करने की आवश्यकता है और करना चाहिए था। तो आपको लगता है सर, बताया तो निजामुद्दीन रहीम साहब ये बता दीजिए कि जब भी आप लोग गौतम अडानी का इशू उठाते हैं, जब भी,
अडानी जी का इशू जब भी उठाते हैं, सामने से जॉर्ज सोरोस का इशू उठ जाता है। सीधी सादी बात है। और दूसरी चीज क्या है, पूरी बात सुनने सर। हाल ही में शशि थरूर साहब, हमारे जयराम रमेश साहब और पवन खेड़ा जी, इन सब लोगों ने एक बात कही थी, बड़ी क्लियर कट कही थी। यह कहा था कि गौतम अडानी के मैटर में कई कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का भी नाम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। हम कब बोल रहे हैं नहीं करने के लिए? हम कह रहे हैं पूरी जांच करिए। अगर गौतम अडानी ने किसी को रिश्वत दी है, भले वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। में आपने देखा होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इनके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। उसी कड़ी में जो आप कह रहे हैं सर कि मुख्यमंत्रियों पे कार्रवाई हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सारे उनके प्रोजेक्ट कैंसिल किए। आज उनके प्रोजेक्ट कहां चल रहे हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। महाराष्ट्र में ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। रहेंगे कि नहीं? आप चुप रहेंगे कि नहीं? ये झूठ बोल रहे हैं। अभी तेलंगाना में आडवाणी, इसी अडानी के मुद्दे पे जब चर्चा के लिए तेलंगाना में बीआरएस ने कहा तो इन्होंने चर्चा तक नहीं होने दी। उसी तेलंगाना में चर्चा आई थिंक वी नीड टू गो टू मिस्टर मुकेश गांधी। पाठक जी एक सेकंड, पाठक जी एक सेकंड। अरे निजाम साहब, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो क्या है? अरे मुकेश गांधी साहब एक सेकंड, लेट मी क्लैरिफाई। जेंटलमैन, लेट मी क्लैरिफाई। सर लेट मी क्लैरिफाई प्लीज। मुकेश गांधी साहब, अरे अजय पाठक जी सुनिए तो सही, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। अजय पाठक जी, आप ही की बात बोल रहा हूं। निजाम साहब, आपको शायद जानकारी मिली है कि जो 100 करोड़ उन्होंने दिए थे चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए, वो वापस दे दिए गए हैं। लेकिन जो 10,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट है वो अभी ऑन है, वो कैंसिल नहीं हुआ है सर तेलंगाना में। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, 100 करोड़ उन्होंने फौरन एकदम वापस दे दिए। मुकेश गांधी जी, आप ये बताएं सर, डोंट यू थिंक इट इज टाइम, भले वो गौतम अडानी का मैटर हो, भले वो आई डोंट वांट टू लिंक द टू, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जॉर्ज सोरोस और गौतम अडानी का मैटर लिंक नहीं है, लेकिन ये जॉर्ज सोरोस का जो मैटर है, ये बात जो है जॉर्ज सोरोस की, पिछले 8 साल से चल रहा है सर। 8 years I have been listening to this. My point is, in fact, I know for a fact that अजीत डोवाल साहब, और ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, 8 साल पहले उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी कि इस शख्स और इसकी संस्थाओं के खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए। तो मुकेश गांधी साहब, क्या वजह हो सकती है कि 8 के 9 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ? अब आप बोलें सर। मुकेश गांधी साहब, प्लीज गो अहेड। सर, इसका कारण यह है कि अभी तक अमेरिका में बाइडेन की गवर्नमेंट थी, अब हमारे ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आ गई। हमारे ट्रंप साहब, वाह जी वाह, अब की बात हमारे ट्रंप सरकार। तो अभी ट्रंप सरकार आने के बाद में ये जो टूल किट वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को एक्सपोज करने का अमेरिका से सपोर्ट अभी हमारे गवर्नमेंट को मिल गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो बहुत छोटा एनालिसिस करने वाला आदमी हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको बड़ा सपोर्ट यूएसए से अभी मिल गया है, और यूएसए के सपोर्ट से ये पूरी मैटर इतनी जोर में चल रही है कि सोनिया जी जैसी इतनी विदुषी बहन है हमारी, फिर भी वो एक वर्ड बोल नहीं सकी, कोई एक्सप्रेशन फेस पे ला नहीं सकी लोकसभा के राज्यसभा के उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि राजीव जी, प्रदीप भाई, एक मिनट बोलिए सर, मैं ऐसा सोनिया जी नॉट वेल। एक मिनट सर, एक मिनट बोले सर। मेरा कहना इतना है जी है कि ये सोरोस की मैटर हो, वो एंटी नेशनल आदमी है, और अदानी जो है वो हमारे देश का उद्योगपति है जो देश के वेलफेयर और प्रोग्रेस फाइनेंस के लिए काम कर रहा है, और उनके सारे प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहे हैं। तो उनकी कंपैरिजन अगर हमारे कांग्रेस वाले भाइयों को सोरोस से नहीं करनी चाहिए। सोरोस का नाम तो यूएस में भी खराब है, वहां तो उन्होंने कितनी गवर्नमेंटों में क्या क्या किया है वो सारा चिट्ठा अभी बाहर टीवी पे खुल गया है। और मेरे भाई को मैं कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस में भले हो, पर देश हित की जब बात आती है ना, तो हमें पार्टियों से ऊपर जाकर के बात करनी चाहिए। तो मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अडानी को जिस तरह से राहुल गांधी जी
सोरोस के इश्यू के साथ में जोड़ के कहते हैं कि अडानी को एक्सपोज नहीं करते इसलिए, पर अडानी इज अ नेशनल डेवलपर, ही इज द एसेट ऑफ द इंडिया, ही इज द एसेट ऑफ द आवर इकोनॉमी, मेन आदमी है वो। जी, और आप अडानी के ऊपर करेंगे। गांधी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस विल कम बैक टू महाराष्ट्र, विल कम बैक टू महाराष्ट्र। गांधी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा एक है तो सेफ है, ये महाराष्ट्र का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है महाराष्ट्र का, ये मूल मंत्र बन गया है। और रामगिरी महाराज ने कहा कि जितने सनातनी जब एक साथ आता है तो महाराष्ट्र के रिजल्ट हो जाता है। तो क्या एक है तो सेफ है को आप सनातनियों से जोड़ रहे हो गांधी साहब? मुकेश भाई ने कहा कि अडानी पर नहीं, इनको बोलने दो, अडानी जो हो गया, निजामुद्दीन जी महाराष्ट्र में आ जाते हैं। गांधी साहब एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र के मूल मंत्र है। जितने इनका जवाब देने दो। अरे निजामुद्दीन जी, अब अडानी को छोड़ दो थोड़ा वक्त के लिए। अब महाराष्ट्र के मूल मंत्र एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र के मूल मंत्र एक है तो सेफ है। मुकेश गांधी साहब बोलिए। अरे भाई 4,500 करोड़ मोहिल चौकसी का अभी पूरा यहाँ से गवर्नमेंट ने रिकवर करके लोगों को दिया। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, जरूर। गांधी साहब महाराष्ट्र में अलग है, महाराष्ट्र के बाद बात करते। गांधी साहब, निजामुद्दीन जी महाराष्ट्र में बात करते हो। कांग्रेस देखो, गांधी साहब महाराष्ट्र में बात करो, मूल मंत्र एक है तो सेफ है, में बात करो, एक है तो सेफ। निजामुद्दीन जी जरा रुकिए ना, एक है तो सेफ है, मूल मंत्र है महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा। हाँ, तो ये मंत्र होना ही चाहिए कि हम एक है तो सेफ है। तो इनका मतलब ये है कि हम हिंदू और मुसलमान सबको एक रहना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि मुसलमान अलग है और हिंदू आगे, सनातनी हिंदू आगे। एक है तो सेफ है। अगर हर व्यक्ति महादेव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती से प्यार करके उसके विकास के लिए, उसके अमन के लिए काम करेगा तो एक रहेंगे, तो हम सेफ रहेंगे। नहीं तो परदेश के ये सोरेस के जैसे हजारों लोग हैं बाहर खड़े हुए कि जो हमारे देश के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और आप देखना कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर हमला किया, चाइना ने किया, तो हिंदू मुसलमानों ने भी साथ में मिलकर के उसके सामने जवाब दिया है। तो मुसलमान के जहन में भी एंटी हिंदुस्तानी जज्बात नहीं है, पर कुछ उनके लीडर हैं जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। हमारे लोगों मरकड़वाड़ी हो गया, अजय पाठक साहब जबरदस्त है। मरकड़वाड़ी से शुरू हो गया आंदोलन और पूरे देश में एक आंदोलन चलेगा। पवार साहब ने कहा कि ये जयप्रकाश नारायण वाला आंदोलन पूरे फैल जाएगा। अलग अलग गांव महाराष्ट्र के, वहां से आंदोलन शुरू हो गया। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, भारत जोड़ो यात्रा शायद होने वाला है, ईवीएम हटाओ। तो कैसे आप देखते हो अलग अलग जगह, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से आवाज उठ रही है कि ईवीएम हटना चाहिए? सर आज शरद पवार साहब की आज बर्थडे है। आज 85 इयर्स के हमारे शरद पवार साहब हो गए, तो उनको सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो हमारे नेता है। मैं उनके साथ बहुत साल रहा हूं। पाठक साहब मरकड़वाड़ी, अभी एक बात, मरकड़वाड़ी से आंदोलन हो गया पूरे देश में। सर एक बात भैया, मेरी बात तो पूरी करो। मैंने बधाई दे दी, तो आप भी सब साथ में उनको बधाई तो दीजिए। पाठक साहब को छोड़ के समझिए। बधाई हो सर, पाठक साहब ने थैंक यू। पाठक साहब ने ली। पाठक साहब बधाई तो दो पवार साहब को। अरे मैं तो कोई सुनेगा तब तो बधाई दे। मैं तो उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, और वो उनके रहने से ही तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। उनके रहने से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। आप प्योर विश कीजिए, ऐसी डिप्लोमेटिक विश मत कीजिए। नहीं, मैं तो उनके लंबी उम्र की कामना करता हूँ, स्वस्थ रहे, और उनके जैसा अनुभवी आदमी इस देश को चाहिए। आप मरकड़वाड़ी से कोलेवाड़ी भी आंदोलन शुरू हो गया। पाठक साहब, कोलेवाड़ी में भी आंदोलन शुरू हो गया। पाठक साहब, कहां थमेगा ये? पर एक बात है कि अभी प्रदीप जी ने जो कहा, वो ईवीएम का आंदोलन शरद पवार ने छेड़ने का प्रयत्न किया है, पर उसमें वो सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुकेश गांधी साहब, पाठक साहब को बोलने दें। जैसा एक पावरफुल व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है, वो पवार साहब नहीं दे सकते हैं।
बजाज जी, बोलिए सर। अब अजय पाठक जी आप बोले। नहीं करने वाला। अब अजय पाठक जी आप बजाज जी, बोले मुझे सर। 9 बजे दूसरे चैनल पे जाना है। कोई बात नहीं बोलिए, सर, बोलिए। अभी बहुत टाइम है 9 बजने में। मार्केटवाड़ी अब कोलेवाड़ी हो गया आंदोलन शुरू पाठक साहब। हाँ, 8 से 9, 8 से 9। जी कोलेवाड़ी में भी शुरू हो गया आंदोलन। बजाज साहब आज पाठक साहब कोलेवाड़ी में भी आंदोलन शुरू हो गया ईवीएम के खिलाफ। लाडली बहना से अरे मुसलमानों को प्रदीप अरे जी ये- प्रदीप जी को सुनने दो। प्रदीप जी को बजाज जी, अरे बजाज जी, इस आदमी साहब को बोलने इनको तो थोड़ा दीजिए। पैसा देंगे कि निकाल क्या रहे हैं? यार, निजाम साहब एक पहली बार सेकंड। डिबेट में आए हो निजाम क्या? साहब एक सेकंड प्लीज। अच्छा पाठक जी अब आप बोलें सर प्लीज। सर प्रदीप जी को सुनने दीजिए भैया। मार्केटवाड़ी क्या अब कहते हैं कोलेवाड़ी कोलेवाड़ी से शुरू हो गया आंदोलन। पाठक साहब जी, कोलेवाड़ी से भी शुरू हो गया ईवीएम के खिलाफ आंदोलन। देखिए प्रदीप जी, बोलिए। ईवीएम जब हारेंगे, जब हार जाएंगे तो ईवीएम डायन हो जाती है, और जैसे जीतेंगे ईवीएम इस देश की महारानी हो जाती है। अगर शरद पवार जी को लगता है कि ईवीएम की वजह से प्रॉब्लम खड़ा हुआ, तो उनके जो 10 विधायक जीते हैं उनको इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, या कांग्रेस के जो 17 लोग जीते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या जो पार्टी उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। तो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं ईवीएम से ये प्रॉब्लम है, ईवीएम तो ईवीएम के साथ चुनाव क्यों लड़ते हैं? इनको बोलना चाहिए कि हम ईवीएम के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा नहीं लड़ेंगे। इनको तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिला देना चाहिए। इनको बाकी जहां इनकी सरकारें हैं वहां से इस्तीफा दिला देना चाहिए। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे भैया जब तक ईवीएम से होगा। जीत जाए तो ईवीएम अच्छी हो जाती है और हार जाए तो ईवीएम खराब हो जाती है। जहां तक शरद पवार जी की बात रही, देखिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के लोगों के लिए कुछ न कुछ तो उनको बताना पड़ेगा ना। वो डायरेक्ट हार तो स्वीकार नहीं करेंगे, उनको ये बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। शरद पवार साहब जानते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला इस महाराष्ट्र में। सबका समय होता है, उनका समय समाप्त हो गया। समय अजीत पवार दादा का है। अजीत दादा की पार्टी, अब आपने देखा कि क्या किया अजीत दादा की पार्टी ने। लोग बोल रहे थे कि अजीत दादा को कैंडिडेट तक नहीं मिल रही है। यही लोग पीछे बोल रहे थे कि अजीत दादा की पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में या पूरे देश में ईवीएम मुद्दा है नहीं। ये अपने फेस को सेव करने के लिए ईवीएम का मामला उठा रहे हैं। और जहां तक जयप्रकाश नारायण जी की बात है, इस देश में जयप्रकाश नारायण होना इतना आसान चीज नहीं है। इस देश के प्रति वो त्याग होना चाहिए, इस देश के प्रति वो श्रद्धा होनी चाहिए, इस देश के प्रति वो समर्पण होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों में ये समर्पण कहाँ है जयप्रकाश जी की तरह? जयप्रकाश जी कोई बनना इस समय अगर बनना भी चाहे तो कहा, हमने देखा ना कि एक आदमी जयप्रकाश जी बनने के लिए आया था रामलीला मैदान में, जिनकी फोटो लगाया था उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए। जिनको चोर लोग भ्रष्टाचारी कहते थे आंदोलन करके, उन्हीं के साथ सरकारें बनाए। जिनको अपने बच्चों की कसम खाया उस आदमी ने कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उसी भ्रष्टाचार में 2-2 साल जेल में रह के लोग आ रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण बनना इतना आसान नहीं है। जयप्रकाश नारायण का त्याग जो है वो महान है इस देश के लिए। इस देश के लिए वो एक तरह से धरोहर है। और सबका समय रहता है, शरद पवार जी का समय समाप्त हो गया है। ऐसा दिख तो नहीं रहा कि जयप्रकाश जी का जैसा कोई और नेता अभी आएगा, वो तो नहीं दिख रहा है। अजय पाठक जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अभी निजाम साहब ने आपसे एक सवाल पूछा, वो एक छोटा सवाल है, मैं चाहूंगा अगर आप उस पर जवाब दे सकते हैं दे दीजिए कि लाड़की बहन योजना क्या आप असल में 2100 रुपए देने वाले हैं? और नंबर 2, लाड़की बहन योजना के तहत यह देखा गया कि किसी परिवार में 3 लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला, जितनी भी महिलाएं सबको मिल गया। तो क्या उसमें कोई ट्वीक होने वाला है? कुछ उसमें कोई कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी उसमें, या जैसा चल रहा है वैसे ही होगा? सर अगर कोई उसमें जानकारी है तो मतलब मैं बताता हूँ राजीव जी। जी अभी कैबिनेट की पहली बैठक हुई है जी, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने बैठक की जी। मध्य प्रदेश हमारे बगल का राज्य है, जो हमने कहा वो किया।
गोवा आपके बगल का राज्य है। जो हमने कहा वो किया। महाराष्ट्र के अंदर जो हमने वादा किया है उससे 10 पैसे कम नहीं होंगे। 2100 रुपए हमने कहा है, और 2100 रुपए मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, 2100 रुपए का 2000 भी नहीं होगा, 2100 रुपए ही दिए जाएंगे, और आने वाले समय में उससे भी ज्यादा दिए जाएंगे। ये देखिए, महिलाओं के लिए ये जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो सिर्फ योजनाएं नहीं है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजनाएं हैं। ये योजनाएं इसलिए बनी है कि महिलाएं आगे चल करके इंडिपेंडेंट हो, इसलिए नहीं है कि इनको आज हमने चुनावी शगुफा छोड़ा और उसको बंद कर देंगे। एक भी चीज भारतीय जनता पार्टी 1951 से लेकर के हमने जो नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जिन 370 धारा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बनी थी, हमने जब पूर्ण बहुमत में आए तो करके दिखाया। हम किसी भी वादे से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हमने जितने, इसीलिए हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आप एक कल्पना करके देखिए, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली, 44 सीटों पर सिमट गई। हम 2014 से 2024 तक हम सरकार चलाए और 240 सीटें लेकर के आए। तो हम जो वादा किए हैं उसको पूरा किए हैं, इसीलिए हम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा करेंगे, इसीलिए तीसरी बार जबरदस्त बने हैं। चलिए लेट्स गो टू निजाम साहब। आपको लगता है कि ये, अरे मुकेश गांधी साहब आप बहुत बोल चुके हैं ना सर। एक राजीव सेकंड जी के प्रश्न का जवाब देना है हमको सर, एक सेकंड सर वो कहते हैं कि एक घर में 3 लोग हैं तो तीनों को मिलेगा, एक को ही मिलेगा, वो प्रश्न का जवाब भी हमको देना चाहिए। करेक्ट है सर, लेकिन वो कैबिनेट देगा सर। वो जब वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट होगा, विमेन्स वेलफेयर मिनिस्टर जो भी अपॉइंट होगी, इट विल बी इन हर हैंड्स। वो उसके पहले नहीं दे पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अभी जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि सर अभी क्या है, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, वो चुनाव की घाई में सब कुछ हो गया। सर हम तो ऐसे घरों को जानते हैं, अरे मुकेश गांधी साहब, हम तो ऐसे घरों को जानते हैं जहां 6 महिलाओं को मिला है, 6 महिलाओं को मिला है सर। नहीं तो 6 महिलाएं पात्र होंगी ना सर जी, 6 महिलाएं पात्र होंगी तो मिला होगा सर। Whosoever met the criteria, सर प्रधानमंत्री किसान योजना मिलती है तो एक घर में, एक परिवार में अगर 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हैं, जो चारों लोगों को मिलती है, जिसके नाम से जगह जमीन होगी, 1 बिस्से से लेकर के और 5 एकड़ तक, जिसके 3 एकड़ तक जिसके पास जगह है वो सबको मिलती है। तो 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसी प्रकार से ये भी मिलेगा। अगर एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग पात्र हैं तो 5 लोगों को मिलेगा। एक घर में अकेले है तो अकेले पात्र है तो उसको भी मिलेगा। जबरदस्त। अच्छा निजाम साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार, क्या पूरी, सर सवाल सुन ले, अरे सर सवाल तो सुन ले। लेकिन कल इनके एक नेता का बयान है, नीतीश राणे का, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम मुस्लिम बहनों को अब नहीं देंगे। कल का बयान है उनका। सर वो गवर्नमेंट में नहीं है सर, वो सरकार में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वो मंत्री नहीं है ना सर मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए राजू जी, मैं उसका जवाब बोलिए सर, प्लीज बोलिए। देखिए, किसी का, जिसको भी मिल रहा है वो किसी का भी बंद नहीं होगा, जिसको मिल रहा है सबको मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वादा है, सबको मिलेगा। करेंगे क्या पाठक साहब? एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है सर। लेकिन अब आपको भी शायद, ये भारतीय जनता पार्टी, आपके यहाँ 50 लोग बोलते रहते हैं, आपके यहाँ तो लोगों ने नागपुर के अंदर पडोले पे, नाना पडोले के एक आदमी ने हाई कोर्ट में जाकर के याचिका डलवाई उनके अपने कार्यकर्ता से कि ये लाडली बहना योजना बंद कर दी जाए। जी, तो उसका खामियाजा भरना पड़ा ना सर, उसका खामियाजा भरना पड़ा ना। हमारी सरकार में इस तरह के मुद्दे आए तो हमने कार्रवाई की है बहुत सारी जगह। नाना पडोले पे कार्रवाई करेंगे क्या? पाठक साहब, नाना पडोले का जो वकील है, उसके उनके लीगल सेल का जो आदमी है, उसने डाला था मुद्दा कि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाए। तो नाना पडोले पे क्या कार्रवाई आपने किया? देखिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बोलने से सरकार का कुछ नहीं होता। सरकार की योजना सरकार चलाती है, अजय पाठक सरकार की योजना नहीं चलाते हैं। करेक्ट। आज नहीं चलाते हैं, नीतीश राणे नहीं चलाते हैं। निजामुद्दीन जी, आज भी खड़गे साहब का कहना कि उनका माइक आज भी बंद किया जा रहा है पैदा करने का। अरे निजामुद्दीन जी, टॉपिक से, निजामुद्दीन जी, खड़गे साहब का कहना कि
आज भी उनका माइक बंद किया जा रहा है। काम कर रहे हैं, उनका ये बात नहीं सुनी जाएगी। कहिए आप। अरे आप कहिए ना कि राहुल गांधी गलत बात कर रहे हैं। हम क्यों कहें? हमारे राहुल गांधी गलत बात करते ही नहीं कभी। तो रोज ही तो गलत बात करते हैं। गलत बात कभी नहीं कही। निजाम साहब, प्रदीप जी ने एक सवाल पूछा है सर। प्रदीप जी ने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। निजामुद्दीन रहीम साहब, प्रदीप जी ने एक बहुत अहम सवाल पूछा है आपसे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो आज भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया जाए। माइक बंद कर देते हैं और राज्यसभा के सभापति मोदी जी के स्पोक्सपर्सन बनकर बात कर रहे हैं। गांधी का माइक कई बार बंद किया गया, कैमरा उनका हटा दिया जाता है, क्योंकि ओम बिड़ला साहब जो हैं, मैं नहीं मानता कि वो न्याय कर रहे हैं। सर वो जगदीप धनखड़ की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राहुल जी सो जाते हैं ना, इसके लिए सर वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। सर वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि जिस तरह की हरकतें पार्लियामेंट में इनके लोग करते हैं, ये शोभा नहीं देता। नहीं, हरकत नहीं होगी, चिंता मत, कोई आंख नहीं मारेगा पार्लियामेंट में, कोई आंख नहीं मारेगा, चिंता मत करिए, कोई हरकत नहीं होगी। पालन करना चाहिए। कोई आंख नहीं मारेगा पार्लियामेंट में, कोई हरकत नहीं होगी। नेताओं को परेशान करते हैं, जादू की जमी। मौका नहीं देते। लेकिन निजाम साहब अब आगे कांग्रेस के लिए क्या? संसद नहीं चला रहे हैं सर, सब लोग पूछ रहे हैं एक ही बात। देना चाह रहे हैं। तो निजाम साहब सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं। नहीं करना चाहते। अरे सर पूरी बात तो सुनिए आप। सर आपकी बात सुन ली लोगों ने। लोग ये जानना चाहते हैं निजामुद्दीन रहीम साहब, अब आपकी कितनी 15 सीटें हैं, शायद 15 या 16 सीटें। अब आगे 16 15 नहीं सर, 16 सीटें। 16 सीटें हैं सर। इतनी कम सीटें आज तक कभी कांग्रेस की नहीं आई हैं। अब ये ईवीएम की बात अलग रखिए, हो सकता है कि आप जीत जाएं, हो सकता है कि आप ये साबित करने में आप सफल हो जाएं कि ईवीएम में गड़बड़ थी। लेकिन अब पॉलिटिकली महाराष्ट्र में कांग्रेस आगे क्या करेगी सर? बहुत बड़ा क्राइसिस है, इट्स एन इमरजेंसी सर। ऐसा है सर कि आपको याद होगा, इसी मुंबई शहर की 36 में से 35 सीटें कांग्रेस हार गई थी। एक सीट जो है हम अशोक धात्रक की कोलाबा जीत कर आए थे। जी, याद। हमने काम किया, वापस जनता के बीच गए, अपनी बात रखा और दोबारा बहुमत से आए। ये बिल्कुल हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इसको महाराष्ट्र की जनता ने हराया। 5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव होता है, इनको जमीन धूल चटा देते हैं लोग। और 5 महीना में ऐसा कौन सी क्रांति इस देश में आई जिसमें बदलकर सीधा 230 सीटें आ जाती हैं? तो ये सारी चीजें सोचने वाले विषय हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी सरकार बर्खास्त कर दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो वो कर रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार हमारे पास है, हम उसका उपयोग करेंगे। और हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। मगर उद्धव जी आपके साथ नहीं रहेंगे। निजामुद्दीन जी, उद्धव जी आपके साथ में नहीं रहेंगे। सावरकर वाला बहुत बड़ा मुद्दा है कि सावरकर वाला इश्यू बहुत बड़ा। सावरकर का स्टैच्यू हटा दिया, हटाने वाली बात है। किसी के साथ नहीं आई थी। कांग्रेस ने इस देश में आजादी का आंदोलन खड़ा किया, तब अंग्रेजों के दलाल हमारे साथ नहीं थे, तो भी देश आजाद हुआ ना। तो इसके लिए अंग्रेजों के दलाल तो नेहरू थे। नेहरू थे दलाल। अंग्रेजों के दलाल नेहरू थे। नेहरू थे। आखिर उस समय जब लोग गरीबी से मर रहे थे तो नेहरू का कोट पेरिस जाता था धुलने के लिए, अंग्रेजों की दलाली करके ही जाता था ना। ये राजनीति। नेहरू का कोट पेरिस धुलने के लिए जाता था तो अंग्रेजों की दलाली करके ही जाता रहा होगा ना। दलालों से ये देश बचाना है जो नेहरू दलाल थे। नेहरू थे। इस देश गांधी परिवार देश का दलाल है। इस देश की दलाली गांधी परिवार है। सोनिया गांधी देश की दलाल है। राहुल गांधी देश का दलाल है। हम लोग इंतजार करेंगे कि अजय पाठक जी ने जो वादा किया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी, उसकी वेट कर रहे हैं। इसीलिए दलाल का नाम लेते हैं बार बार। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निजामुद्दीन रहीम साहब, मुकेश गांधी साहब, अजय पाठक जी, हर हर महादेव। कांग्रेस उसी अंग्रेज के पेट से जन्मी। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। अंग्रेजों की दलाली तो करेगी। सर अजय पाठक जी बहुत लंबा हो जाएगा, मत बोलिए आगे। भेज दिए और आपकी सरकार जय हो सर, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, भारत माता की जय। थैंक यू, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू टुनाइट शो। पाठक साहब आपको 8 बजे के शो में जाना है कहीं।
पाठक साहब आपको 8 बजे के शो में जाना है, टाइम हो गया। जी, जी, नमस्कार सर, जी। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद। निजाम साहब बहुत अच्छा बोले एज यूजुअल, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस इज लकी टू हैव यू। आई होप एटलीस्ट कॉर्पोरेशन का टिकट तो आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं, हम बहुत कोशिश करेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मुकेश गांधी साहब, थैंक यू। That's it. That's all we've got for you in tonight's show. This tends to get out of hand, especially when Mr. Ajay Pathak and Nizamuddin Raina are there. Then, you know, they And go Mukesh away. Gandhi साहब भी बहुत aggressive है. He is also very Yes, but he listen. Mukesh Gandhi साहब जरा बात सुन लेते हैं, बाकी दोनों नहीं सुनते. But I am so excited. I am really so excited about Gukesh. Gukesh at the age of 18 becoming the world chess champion. Oh wow, this is amazing. and he beat the Chinese. He beat the Chinese, most Yes. importantly. He beat the Chinese. Oh God, this is fantastic. This is really and truly fantastic. You know what? Chess does not get the kind of fan following it really deserves. आप देखें ना प्रदीप जी, हर कोने पे, आप मुंबई के हर कोने पे जाएं, या लोग कैरम खेल रहे होते हैं या चेस खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन लोग पागल होते हैं क्रिकेट के पीछे। मैं मानता हूं हम सब लोग पागल हैं क्रिकेट के पीछे, हॉकी के पीछे, क्रिकेट के पीछे, लेकिन चेस में यानी शतरंज में our boy has become the youngest world champion ever in the history of the world championship. 100 साल की है सर, 100 साल हो गए वर्ल्ड चैंपियनशिप को। बिल्कुल। और 18 साल का बच्चा, he has defeated everybody. Fantastic, absolutely fantastic. With that, And very, we are very more good happy news. because he beat the Chinese. Yeah, that too. That too. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself. I apologize for coming in late today. लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, माफ़ कीजिएगा, आप सब लोगों से माफ़ी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जाने के पहले एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं, बीजेपी के अजय पाठक जी ने वादा किया कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करेंगे, ठीक है? वो हम उनको रिमाइंड करते रहेंगे हर रोज़ जब तक कि गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि सरकार उनके हाथ में, एक एक चीज़ उनके हाथ में है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी देशद्रोही गतिविधियों में कहीं भी उसका संबंध है, अंदर करिए। But इसमें होना क्या है? एक चीज है, you're right when you say that. The government in power, you're Yes. But why is Sonia Gandhi ji not active in politics in India? A part of Asia Pacific Soros group. She's a co-president there. I mean, she has to just withdraw from there because should resign. this Very- particular very association frankly, she should believes that Kashmir is not a part of India. Also believes the Northeast is not a part Yes, of India. sir. exactly. Not just Kashmir. Why should you be a part of it? And in fact, you should have no truck with a man like George Soros. If you remember, George Soros at one time had destabilized the entire UK economy with his money. He had destroyed the pound. He does that. He does that all over the world. And these days, of course, his luck has changed. He was one man who backed Kamala Harris totally, and well, Trump won. So if he's backing the Congress, that is the best news yet for the BJP. BJP के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के पीछे लगा हुआ था, कि मतलब कांग्रेस को आप फंड दो, सब कुछ दो, कांग्रेस की फंडिंग करो, और जब तक जॉर्ज सोरोस आपकी फंडिंग करता रहेगा, बीजेपी जीतती रहेगी। ये होने वाला है। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, ऐसा मैं समझता हूँ। Well, that's it. That's all we got for you in tonight's show. And yes, of course, December 14th is the swearing in. New cabinet will be sworn in. नया But cabinet swearing the in. rumblings and the fights have not ended. Eknath Shinde ji means Tension बहुत है, sir. he was a formidable leader. There's no doubt when he was जी. CM for 2.5 years, he performed magnificently. But he's now, finding it difficult to keep his entire flock together. Right. Because all the new boys, all the new elected MLAs want to be a minister. So what will they do? Now my point is, what can they do? अब उद्धव ठाकरे जी के पास तो वापस जा नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब मेरा ये कहना है, आखिरकार ऑल दैट एकनाथ शिंदे साहब हैज टू डू इज टू से कि भाई ये है और ये नहीं है, तो जाओ, तुम्हारी मर्जी है, सीट रिजाइन कर दो अपनी। तो वो कंडीशंस उन्होंने डाले कि हम 2.5 साल जो मंत्री थे उनको मंत्री मत बनाओ, अब बाकी जो न्यू मिनिस्टर्स, न्यू फेसेस है, वो 2.5 साल तक रहेंगे। तो रोटेशन, कौन रोटेटिंग? रोटेशन ऑफ चेयर्स। म्यूजिकल चेयर्स। Yes. अभी ये तेरी बारी है, अभी तेरी बारी है, कमाने। कहने का मतलब ये है कि लोग में गली गली में तो ये शोर होगा कि 2.5 साल का कमाने का मौका मुझको दो, 2.5 साल का कमाने का मौका मुझको दो। कहने का मतलब ये। एक्चुअली किसी के ध्यान इस पे गए जो आप भी बोल रहे हैं, बट दैट इज द ओनली आउटकम। क्यों बनना चाहते हैं मंत्री आप? क्यों 2.5 साल में? मतलब भाई यू बिकम एन एमएलए, आप लोगों की सेवा करें। आप क्यों मंत्री बनना चाहते हैं? आप मंत्री इसीलिए बनना चाहते हैं ना कि आप अपना घर भरना चाहते हैं, इसीलिए, और काहे के लिए? और दूसरी चीज, अब आदरणीय सम्मानीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की
बहुत 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 बधाई प्रदीप जी. If you remember, I had interviewed You were interviewed, yes. Sharad Pawar sahab. It's one of the best interviews. I put it out on Facebook, and I Bilkul. think it's a brilliant interview because of Sharad Pawar. Sharad Pawar sahab, the way he spoke. सबसे बड़ी बात मैं एक और चीज़ बता दूं, अपने लोगों को शायद हमारे लोगों को शायद मालूम ना हो. शरद पवार साहब हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेन्स. मतलब शुरू से वो फेदर से लेकर के मोरपंख से लेकर के आज के लेटेस्ट कार्टियर पेन्स तक. ही हैज़ अ कलेक्शन ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पेन्स. My God. और वो अब इट इज़ पार्ट ऑफ द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजियम ऑफ बारामती. वो शरद पवार साहब की कलेक्शन है. उसके अलावा उनकी जो एंटीक बुक्स की जो कलेक्शन है वो देखने लायक है प्रदीप जी. आई रियली एनवी दैट मैन, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज बुक्स. ही हैज फर्स्ट साइंड कॉपीज फ्रॉम Dame Edith Sitwell. It's fantastic. Charles Dickens, Oliver Twist, first signed copy of Charles Dickens. Fantastic. I mean, he's got all that. So I mean, his interest in collecting books and pens, that's what his real passion is. And of course, the YB Chavan Center, where he has promoted science and technology and schools and In sports. fact, the place where at BKC. Yes. That's actually his entire process. That's the right. Idea, his dream, his passion to convert this into a commercial. As he said, the suburbs need one more Nariman point. Exactly. एक साउथ बॉम्बे में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर भी होना चाहिए. And he did it. And he did it. So all the very best to him. Pawar Saab, we are great fans of yours. You may not have done electorally so well during the assembly elections, but all the same, love your energy. Pawar Saab की जो एनर्जी है, 84 साल के हैं, क्या एनर्जी है आदमी में यार. अब तो और जबरदस्त. energized. He is more full of energy. Yes. And I think यहाँ पर जब हम लोग जो यहाँ पे इसी शो में पहले बोला करते थे कि भाई लाड़की बहन योजना को आप जरा हल्के में आंक रहे हैं, कांग्रेस के लिए कहा करते थे. Exactly. You always saying that. Don't take it too easy. It's not going to be easy. और अभी आप शरद पवार जी को हल्के में आंक रहे हैं सर. डोंट टेक शरद पवार लाइटली. ये जो मूवमेंट उन्होंने शुरू करी है बैक टू बैलेट पेपर वाली, कुछ मालूम नहीं है, पूरा देशव्यापी आंदोलन बन सकता है ये. But if you believe what BJP is doing, this man is a masterpiece. I mean, he can sit somewhere else and create problems somewhere else. That's Like right. बाबा अड़व जी बैठ गए आंदोलन पे, मरकड़वाड़ी में आंदोलन चल, और अभी अलग-अलग जगह पे एक आंदोलन चल रहा है, and everybody says, and he's not opened his mouth that I've got any connection with that, but everybody says that you are responsible. और अभी मनोज झरंगे पाटिल साहब दोबारा वापस आ गए. इन सब विषयों के बारे में हम लोग बात करेंगे कल. तब तक के लिए प्रदीप जी और मुझको दीजिए इजाज़त. हम दोनों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.